वंदे मातरम साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जो हमारे क्षेत्र की एक संवेदनशील अधिकारी है और संवेदनशील अधिकारी के साथ साथ ही विपरीत परिस्थितियों में एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से बढ़कर आगे आई है और आरटीएस जैसे पद पर पहुंची है। मैं इस वीडियो में दो तरह की बातें करूंगा। एक तो इनके पीछे की पारिवारिक पृष्ठभूमि प्लस इनके सामने जो चुनौतियां आई, उन चुनौतियों को इन्होंने किस तरह से पार किया उनकी बात करूंगा, ताकि बिल्कुल बैकवर्ड पिछड़े एरिया में रहने वाले लोग भी और विशेषकर एक लड़की होकर भी किस तरह से सफल होया जा सकता है वो हम जाने। और दूसरे पोर्शन में मैं ये बात करूंगा कि जीरो से लेकर अपने आरएस बनने तक का सफर होता है, यानी आगाज से लेकर अंजाम तक जो हमारा है, शून्य से लेकर शिखर तक कैसे हम पहुंचते हैं, उस पूरी प्रक्रिया की इस वीडियो में हम बात करेंगे। आज की वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही है कि ऐसे सफल लोग जो विपरीत परिस्थितियों से निकले, बिल्कुल ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकले और आज अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनका लोगों के सामने लाना और लोग भी जो अभ्यर्थी जो है आरएस के वो इससे विशेषकर प्रेरित हो, यही हमारा मकसद है। पूनम आपका ये हमारे पीलीभीत क्षेत्र में नायब तहसीलदार पूनम कंवर, और पूनम कंवर आपका हमारे इस स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू सर। जैसा कि पूनम देखने में आता है कि एक ग्रामीण पृष्ठभूमि की छात्राएं रहती हैं, वो किस तरह से आगे बढ़ती हैं उसकी हम बात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि किस तरह से रही। जी सर, मैं हनुमानगढ़ जिले की भादरा तहसील के एक छोटे से गांव 2 डीपीएन चक की रहने वाली हूँ। ठीक है जी सर। ये देखिए एक छोटा सा गांव है 2 डीबीएन भादरा में, वहां के रहने वाले हैं। तो इस गांव के आप रहने वाले हैं, आपके परिवार में लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरे पापा जी है वो किसान है और मेरी मम्मी जी है वो गृहिणी है। ठीक है जी सर। और मैंने शुरुआती जो शिक्षा है 8वीं तक की वो गांव के ही राजकीय विद्यालय से की है। उसके बाद बाद की जो मेरी शिक्षा है वो भादरा से हुई। देखो अभी तक हमें पूनम ने बताया कि भादरा के एक छोटी सी गांव में रहती है, पापा जी किसान है, मम्मी गृहिणी है और प्रारंभिक शिक्षा यानी 8वीं तक उसी छोटे से गांव के सरकारी स्कूल में इन्होंने अध्ययन किया, जैसा इन्होंने हमें बताया था। और एक है कि उसके बाद भादरा में अपना अध्ययन पूरा करते हैं। आपने जो ये ग्रामीण पृष्ठभूमि की होते हुए भी आरटीएस जैसे पद पे पहुंची है, इस दौरान आपको बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, निश्चित तौर पर ये रहा होगा। तो ये चुनौतियां क्या रही, आप इनके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे। सबसे पहले तो मैं चुनौती बताना चाहूंगी कि जैसे मेरे गांव से भादरा की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं थी। तो गांव में जैसे 8वीं तक मैंने विद्यालय में पढ़ाई की, राजकीय विद्यालय में। उसके बाद मेरे उच्च अध्ययन की समस्या आ गई थी, तो मैंने मेरे पिताजी को कहा कि मेरे को आगे पढ़ना है। तो मेरे दृढ़ निश्चय को देखते हुए मेरे पिताजी ने एक जो प्राइवेट स्कूल है वहां समन्वय स्थापित करते हुए एक मेरे गांव में है वीएन चलवाई। तो इससे मेरा उच्च अध्ययन के लिए मैं भादरा जा पाई और उच्च अध्ययन में कर पाई। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगी कि जैसे मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, ग्रामीण परिवेश से हूँ, तो आरएस जैसा एग्जाम है वो मेरे से कोसों दूर था। ठीक है। तो मेरे कोई भी रिश्तेदार है, कोई रिलेटिव है, कोई आरएस प्रशासनिक सेवा में नहीं था। इसके अलावा मेरे गांव में भी कोई भी प्रशासनिक सेवा में नहीं था। तो मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से मैं लेट हो गई। नहीं तो मेरा ये मानना है कि ग्रेजुएशन के साथ ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन मेरी तैयारी उस समय नहीं हो पाई। तो ये भी मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन आजकल मैं देखती हूँ कि सोशल मीडिया है वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको देती है, आपको सिखाती है कि कब आपको गाइडेंस प्रॉपर गाइडेंस आपको दे पाती है, कब आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए वो आपको बता पाती है। तो ये एक अच्छा एक सोर्स अपन को मिल रहा है गाइडेंस का, तो जो कि मेरे को उस वक्त नहीं मिल पाया था। जहां तक चुनौतियों की बात है, इन्होंने हमें बताया कि जो चुनौतियां है निश्चित तौर पर इनके सामने आई कि इनका जो शहर है वो गांव से कनेक्टिविटी नहीं थी।
और गांव शहर जाने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि जाके पढ़ सके। उस परिस्थिति में इनकी इच्छा शक्ति को देखकर इनके पापा जी ने मैनेज किया, स्कूल में वेन की व्यवस्था की। उसके बाद हम बात करें तो इन्होंने अपनी अलग जो ये परिस्थिति पूरी तरह से हमारे सामने खोल के रखी है कि किस तरह से ये आगे बढ़ी। पर इसमें थोड़ा सा कारण ये रह गया कि इनका जैसे बातचीत से हमें लगा कि हल्की सी ये थोड़े से टाइम के लिए लेट हो गई है। अगर ये जैसे ग्रेजुएशन के साथ स्टार्ट करती तो और पहले के बैच में ही बन जाती, परंतु निश्चित ही इतनी कम आयु में, अभी भी हमारे क्षेत्र की चूंकि ये अधिकारी है तो हम देखते हैं कि इतनी कम आयु में इतने एक ब्रॉड सोच रखते हुए कार्य करने वाली संवेदनशील जो अधिकारी है, निश्चित ही ये विपरीत परिस्थितियों से निकली है। उन्होंने ही इन्हें ये सिखाया है। अक्सर कहा जाता है साथियों कि अनुभव है वो बाजार में नहीं मिलता, अनुभव ठोकरे खाने से मिलता है, और ऐसा अनुभव है इनमें देखने को मिलता है। आपने आरएएस बनने का सबसे पहले कब सोचा? अगर मैं बताना चाहूँ ईमानदारी से, अगर मैं बताऊं, हाँ बिल्कुल, ईमानदारी से बताना है। जी तो आरएएस बनने के बारे में मैंने नहीं सोचा, ये सोच है वो मेरे पिताजी की थी। क्या बात मेरे है? पिताजी है वो चाहते थे कि मेरी बेटी है वो ऑफिसर बने। नहीं, एक बात बीच में मैं रोकना चाहूंगा कि एक किसान है आपके पापा जी, किसान होते हुए भी आरएएस के बारे में सोचना और आप सोच नहीं पाई, ऐसा कैसे हुआ? जी मेरे पिताजी है वो किसान है, लेकिन एक विकसित सोच के किसान है। ठीक है जी सर। उनका अगर मैं तरीका देखूं कार्य करने का, लोगों को हैंडल करने का तरीका मैं देखूं तो मैं बहुत सीख सकती हूं उनसे, और मैं अपनी जॉब में उसको यूज भी करती हूं उस चीज को। ठीक है जी सर। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरी है वो आरएएस बनने के बारे में मेरे पिताजी का ही व्यू था कि मेरे को आरएएस। फिर आपने कैसे स्टार्ट किया उसको, यानी उन्होंने आपको तैयार किया मेंटली रूप से? जी जी। और फिर आपने तैयारी शुरू की और इस पद पे पहुंचे। जी। आगे अपने ये बताएंगे कि जो आरएएस का अभ्यर्थी है, कौन सा अभ्यर्थी आरएएस बन सकता है? कौन सा का तात्पर्य है कि एक एवरेज विद्यार्थी होता है, सामान्य विद्यार्थी होता है, या कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है वही अक्सर आरएएस बनते हैं? इसके बारे में आप बताएं। नहीं सर, हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वही आरएएस बन सकता है। कोई भी अभ्यर्थी जो कि अपना लक्ष्य निर्धारित करे, लक्ष्य पे डटा रहे, जो अपने जो भी पढ़ाई है उसमें निरंतरता बनाई रखे और धैर्य बनाया रखे, और इसके अलावा खुद मोटिवेट होता रहे, वो आरएएस बन सकता है। देखिए, ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, इनका कहने का तात्पर्य कि जो धैर्य बनाए रखे, निरंतरता रखे, अपने आप को मोटिवेट रखे, वो प्रत्येक अभ्यर्थी बन सकता है, चाहे वो सामान्य हो, चाहे वो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हो, कुछ भी हो। यानी इसके लिए हमें मेहनत करने की आवश्यकता है, धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है, और हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि हमें क्या बनना है, हमें आरएएस बनना है, इसके बारे में सोचना। ठीक है, अब मैं पूनम आपकी हॉबी के बारे में जानना चाहूंगा कि आपकी हॉबी क्या है? जी सर, मेरी हॉबी है वो सुडोकू भरना है, और इसके साथ ही डांसिंग भी मेरी हॉबी है। डांसिंग भी हॉबी है और सुडोकू भी है। ये कैसे, इनको मैनेज कैसे कर पाती है आप जॉब के साथ? जी सर, मैं जैसे सुडोकू भरना मेरी हॉबी है। हाँ जी। सर, न्यूज़पेपर है वो मैं डेली बेसिस पे पढ़ती हूँ मॉर्निंग में, तो उस समय मेरे को अगर टाइम होता है न्यूज़पेपर के साथ साथ तो उसी टाइम मैं सुडोकू भर लेती हूँ। इसके अलावा अगर उस समय मेरे पास टाइम नहीं है भरने के लिए तो मैं ऑफिस में भी जैसे कोई कार्य कर रही हूँ, बीच में कोई मेरे को समय मिलता है तो मैं फोन पे भी सुडोकू भर लेती हूँ। इसके अलावा जैसे डांसिंग मेरी हॉबी है तो मैं मॉर्निंग में उठते ही जैसे एक्सरसाइज करती हूँ, उसके साथ मैं डांसिंग को भी टाइम देती हूँ एक्सरसाइज के साथ साथ। इसके अलावा शाम को जैसे मैं घर पे आती हूँ तो जैसे कि हॉबी है वो एक आपके माइंड को रिलैक्स करती है। अगर आप हॉबी को टाइम दोगे तो आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, आप दबाव से मुक्त रहोगे। तो मैं शाम को घर आके डांसिंग अवश्य करती हूँ। अगर मेरे माइंड में कोई दबाव होता है, अगर मैं रिलैक्स फील नहीं कर रही हूँ तो मैं हॉबी करके, हॉबी है मेरी, हॉबी को टाइम देके मतलब डांसिंग करके मैं रिलैक्स फील करती हूँ। निश्चित ही मैं तो ये कहूंगा कि आपने हॉबी ऐसी चुनी है जानबूझ के कि आपको शारीरिक रूप से भी उसमें व्यायाम होता है और सुडोकू है उसमें मानसिक रूप से भी व्यायाम रहता है। वास्तव में आपकी हॉबी अपने आप, हालांकि अपने आप डेवलप होती है, जानबूझ के डेवलप नहीं की जाती, परंतु इनकी हॉबी बड़ी सिस्टमेटिक हॉबी है। हम कहें तो कि एक से मानसिक विकास हो रहा है, एक से शारीरिक संतुलन हो रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है, तो ये चीज रहती है। अब आप पूनम आगे हमारे जो अभ्यर्थी हैं इन अभ्यर्थियों को थोड़ा ये बताएं
कि वो तैयारी है उनको कहाँ से प्रारंभ करनी चाहिए? हाँ। जो नए अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी 12वीं पास की है उनके लिए तो मेरा यही सजेशन है कि 12वीं के बाद ग्रेजुएशन के साथ साथ आप तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है। अगर कोई अभ्यर्थी किसी परिस्थितिवश तैयारी नहीं कर पाया स्नातक के साथ, तो उसको तैयारी शुरू करने में देरी नहीं करनी चाहिए, वो उसी समय तैयारी शुरू कर सकता है। हमें ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष का समय लगता है। अगर अपन नियमितता से अध्ययन करें, अगर आप डटे रहें अपने अध्ययन के पक्ष की और अपन लक्ष्य पे डटे रहें, तो हम निश्चित ही आरएस बन सकते हैं। ये पूनम का कहना है कि हमें ग्रेजुएशन के साथ करनी चाहिए, और अगर ग्रेजुएशन के साथ हम नहीं सोच पाए हैं, बाद में अपने शुरू करते हैं, तो भी कोई समस्या नहीं है। पर जब भी करें तब पूर्ण मनोयोग से करें। जागो तभी सवेरा है, परंतु जागने के बाद जागते रहो, ये सबसे बड़ी बात है। आपने जो आरएस बनकर और अपने इस क्षेत्र में कार्य करके कैसा अनुभव कर रही है? सर, मैं आरएस बनके मैं कहूँ तो मुझे बहुत ही खुशी महसूस होती है। इसका कारण ये है कि जैसे मैंने बताया कि मैं किसान पृष्ठभूमि से हूँ, मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ। तो सर, जैसे मैं आरटीएस हूँ अभी, तो आरटीएस का कार्य क्या होता है? कार्य होता है किसानों के कार्य करना या काश्तकारों की जो समस्याएं हैं उनको सुनना और उनका सोल्यूशन करना। सर, मेरे ऑफिस में कोई भी व्यक्ति आता है, उसके कार्य जो भी है उनका निराकरण, अगर उनकी समस्याओं का मैं निराकरण करती हूँ, तो सर मेरे को बहुत ही संतुष्टि मिलती है सर, उसको मैं बयान नहीं कर पा रही। देखिए, एक ऐसा है कि एक ऐसे कार्य से इनका सीधा संबंध है जिनका जो कार्य ये जन्म से देखते हुए आ रही है। इनका संबंध सीधे ग्रामीण लोगों से और किसानों से रहता है। एक आरटीएस अधिकारी के रूप में एक कार्य करते हुए, तो निश्चित ही क्या है कि एक ग्रामीण जो लोगों की, जो सीधे साधे लोग होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, अपने हिसाब से ही ऑफिस में आते हैं, उनको अच्छे से टेकल करके जब उनका कार्य किया जाता है, तो उनके चेहरे पर जो खुशी के भाव होते हैं, उनके चेहरे पर जो संतुष्टि के भाव होते हैं, एक अधिकारी बनने का सपना देखने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी यही सोचता है कि हम ऐसे लोगों की कार्य करें, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या है कि सहायता दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने कार्य के द्वारा संतुष्ट करें, और इस क्षेत्र में आके ये कर रही हैं, और जो उनकी आत्म संतुष्टि है, उनका जो ये खुशी है, वही इनको आत्म संतुष्टि देती हैं, आत्म संतोष देती हैं, जिससे ये और अच्छे तरह से इस कार्य को कर पाते हैं। देखिए, अक्सर ये कहा जाता है कि प्रशासनिक जो क्षेत्र है, इसमें लड़कियों के लिए कुछ न कुछ कठिनाइयां आती हैं, ये जो उनके लिए थोड़ा कठिन रहता है। आपका इसके बारे में क्या विचार है? मेरा ये मानना है कि एक तरफ हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, अगर हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, तो मैं कहीं भी उचित नहीं मानती कि लड़का और लड़की में हम अंतर की तरह देखें या उनमें अंतर करें। तो मेरा ये मानना है कि मैं प्रशासनिक सेवा में आए हुए मेरे को लगभग 2 साल हो गए हैं, मुझे कहीं भी नहीं लगा कि एक लड़की होते हुए मुझे कहीं भी कठिनाई का अनुभव किया है मैंने, या कोई कठिनाई मेरे को मिली। आपकी जो ये सफलता की यात्रा है, इसमें किनका योगदान रहा, किसके बारे में आप बताना चाहेंगे अपने? क्या मेरी सफलता की जो यात्रा है, इसमें मेरे ईश्वर, मेरे गुरुजन हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे जो सगे संबंधी है, रिश्तेदार हैं, उनका सहयोग रहा है कहीं ना कहीं। इसके अलावा मैं विशेषकर जिनका सहयोग मानती हूँ, मेरे पिताजी का है। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मुझे ऑफिसर बनना है, मुझे तैयारी करनी है, और जिस दिन उन्होंने मेरे को कहा कि तुम्हें ऑफिसर बनना है, तैयारी करनी है, मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। तो मैं सबसे ज्यादा योगदान है इस पोस्ट पे आने का मेरे पिताजी का मानती हूँ। इनका कहना है कि इनके पिताजी हैं, उन्होंने ही पहले भी इन्होंने बताया है कि उन्होंने ही सोचा वास्तव में कि आरएस आपको बनना है। इसके बाद इन्होंने सोचना प्रारंभ किया, और जब ऐसा सोचना इन्होंने प्रारंभ किया, तो इसके पीछे इनके पिताजी का हमेशा बड़ा योगदान रहा है। जैसा अक्सर हम सुनते हैं कि एक पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है, ठीक ऐसे ही पूनम कंवर है, इनकी सफलता के पीछे एक पुरुष का हाथ है, और वो पुरुष है इनके पिताजी, जो हमेशा इनके साथ पूरे मनोयोग से खड़े रहते हैं, एक चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, और हर समस्या में इनका साथ देते हैं, इनको मार्गदर्शन देते हैं, और इनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं।
एक ये हमारा मैं ये कहूं कि एक हमारा ये पोर्शन था कि हमें पूनम कंवर के बारे में जानना था, पूनम कंवर की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना था, पूनम कंवर की ने कौन सी जो कठिनाइयां हैं, कौन सी चुनौतियां हैं जिनका सामना करके पार करके ये इस पद पे पहुंची हैं, उनको जानना था। तो इनके बारे में ये जाना। अब हम दूसरे पोर्शन की बात करते हैं कि हमें आरएएस कैसे बनना है। एक सामान्य अभ्यर्थी जो जीरो से आरएएस की तैयारी करता है पूनम, उसके बारे में आप बताएं कि पहले तो ये बताएं कि आरएएस की प्रक्रिया पूरी क्या रहती है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। आरएएस की जो प्रक्रिया है उसमें 3 चरण होते हैं। पहला होता है प्रीलिम्स, ठीक है, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। प्रीलिम्स से होता है, ये 150 क्वेश्चंस आते हैं उसमें और ये 200 मार्क्स का होता है। उसके बाद जो मेंस है वो सब्जेक्टिव होता है और ये 800 नंबर का होता है। इसमें 4 पेपर होते हैं जो 200-200 नंबर के होते हैं। इसमें राइटिंग स्किल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा होता है इंटरव्यू जो कि 100 नंबर का होता है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी कि जो मेंस और जो इंटरव्यू है वो आपकी मेरिट निर्धारित करते हैं। प्रीलिम्स है वो सिर्फ एक जरिया है आपके मेंस में बैठने का, वो सिर्फ आपको पास करना होता है। देखिए, आरएएस की पूरी प्रक्रिया के बारे में इन्होंने बताया कि एक प्रीलिम होता है, पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है, उसके बाद में मुख्य परीक्षा होती है, मेंस होता है और फिर इंटरव्यू होता है। अब प्रीलिम में उसके मार्क्स हैं वो अपने फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते, तो इसलिए मेंस पे अपने को फोकस करना होता है। हालांकि प्रीलिम भी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम उसकी प्रॉपर रूप से तैयारी नहीं करते तो कहीं अगर हमारा प्रीलिम में सिलेक्शन नहीं होता हम मेंस की तरफ बढ़ ही नहीं पाते हैं। परंतु मेंस में 4 पेपर होता है, जैसा हमें पूनम ने बताया कि 200-200 अंक के, यानी 800 जो अंक होते हैं वो मेंस में होते हैं और इंटरव्यू का 100 अंक होता है, यानी कुल मिला के ये 900 अंक होते हैं। 800 प्लस 100 इनकी मेरिट बनती है और उसके आधार पर, मेरिट के आधार पर ही आरएएस ऑफिसर्स हैं उनका चयन किया जाता है। तो ये प्रक्रिया रहती है। अब पूनम एक आरएएस का अभ्यर्थी है, उस आरएएस के अभ्यर्थी को इसमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, रणनीति उसकी क्या होनी चाहिए, किस तरह से वो एग्जाम को पहली बार में क्रैक कर जाए, इसके बारे में आप बताएं। एक आरएएस का अभ्यर्थी है उसको सटीक रणनीति बनानी चाहिए। सबसे पहले रणनीति में सबसे पहले मेरा ये मानना है कि उसको सिलेबस को अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। सिलेबस को अध्ययन करने का मतलब है कि सिलेबस के प्रत्येक पॉइंट को अच्छे से पढ़ें और अच्छे से उसको देखें कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो प्रीलिम्स और मेंस में इक्वल है और कौन से जो पॉइंट्स है वो अलग हैं। जो इक्वल पॉइंट है प्रीलिम्स और मेंस में उनको बहुत अच्छे से उनको तैयार करें, क्योंकि वो आपको दोनों तरह से काम आएंगे। प्रीलिम्स के समय भी आपको काम आएंगे और मेंस के समय भी आपको काम आएंगे। उसके अलावा आप क्या करें कि जो पुराने पेपर है प्रीलिम्स के और मेंस के, उन पेपर को भी अच्छे से आप रीड कीजिए, जिससे आपको अप्रोच का पता चलेगा कि आरएएस की अप्रोच क्या है, प्रीलिम्स की अप्रोच क्या है और मेंस की अप्रोच क्या है। तो आपको थोड़ा ये डिसाइड करने में इजी रहेगा कि हमें तैयारी किस हिसाब से करनी है और किस चीज को ज्यादा वेटेज देना है, किस चीज को, किस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है और किस टॉपिक को ऐसे नॉर्मल पढ़ना है। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगी कि करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स से आप हमेशा जुड़े रहें, उनके नोट्स बनाएं। करंट अफेयर्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो मैगजीन है, जो भी आपको अच्छी लगती है वो मैगजीन आप पढ़ सकते हैं और हमेशा नोट्स बनाएं इसके अलावा मैं कहूंगी कि जैसे मेंस का है, चौथा पेपर है, वो सर्वाधिक अंकदायी लगता है मेरे को। तो उसमें जैसे कोई फिक्स चीजें होती है जिनको हमें रटना ही होता है, जैसे सिनोनिम्स, एंटीनिम्स होते हैं, जैसे पर्यायवाची होते हैं। इस टाइप के जो टॉपिक है उनको आप डेली आधा या 1 घंटा दीजिए। उनको आप डेली, जैसे डेली आप 1 पेज कर रहे हो या फिर डेली आप 10 सिनोनिम्स कर रहे हो, 10 एंटीनिम्स कर रहे हो, इस तरीके से आप उनको तैयार कर सकते हो। आपको पूरे सिलेबस में जो भी टफ लगता है, जो भी रटने वाली चीजें लगती है, उनको आप डेली बेसिस पे आप उनको तैयार कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। अब बार बार रिवीजन करोगे तो वो निश्चय ही आपको याद हो जाएंगे। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगी कि जैसे आपका मेंस की और प्रीलिम्स की आप साथ तैयारी कर रहे हो शुरुआत से, जैसे ही आपका प्रीलिम्स आता है उसके जब 2 महीने रहते हैं तब आप मेंस को साइड में रख दीजिए, मेंस की तैयारी आप छोड़ दीजिए और पूर्णतः आप प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए, जिससे आप प्रीलिम्स अच्छे से दे पाएंगे और उसको पास कर पाएंगे, तभी आप मेंस में बैठ पाएंगे। जी
निश्चित ही एक बहुत ही अच्छी रणनीति पूनम ने हमें बताई। अपने क्या है कि इन्होंने हमें बताया है कि आपको क्या है, कॉमन टॉपिक लेने चाहिए पहले प्रीलिम और मेंस के कॉमन टॉपिक है, प्लस फोर्थ पेपर जो मेंस का होता है वो सर्वाधिक अंकदायी होता है, तो उसको भी साथ ले। और उसमें जो चीजें आपको केवल याद करने वाली हैं उन्हें आप बार बार पढ़े, डेली एक निश्चित टाइम टेबल बना के पढ़े। और जैसे ही आपके एग्जाम की बात आती है प्रीलिम की, उससे 2 महीने पहले आप प्रीलिम की तैयारी शुरू करें। क्योंकि साथियों अक्सर ये रहता है कि प्रीलिम जो होता है वो तथ्यात्मक एग्जाम होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, इसलिए उसमें तथ्य ज्यादा आते हैं। जबकि मेंस का जो होता है उसमें, जैसे ही पूनम ने भी पहले बताया था हमें कि इसमें रिटर्न जो पोर्शन है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, तो उसमें विश्लेषणात्मक होता है। और विश्लेषणात्मक होता है तो उसमें दोनों में थोड़ा अंतर होता है। एक तो विश्लेषणात्मक अप्रोच के साथ हम लिख रहे हैं, एक केवल हमें तथ्य को ध्यान में रखते हुए आंसर करने हैं। तो ये 2 महीने हमें प्रीलिम को देने चाहिए। पहले कॉमन पढ़ना चाहिए, फोर्थ पेपर पढ़ना चाहिए, 2 महीने कॉमन देने चाहिए, और फिर पेपर प्रीलिम का देते ही मेंस की तैयारी में जुट जाना चाहिए। अक्सर देखने में आता है कि एक आरएएस ऑफिसर जो बनते हैं, प्रॉपर आरएएस बनते हैं, 450 प्लस अंक प्राप्त करने वाले 900 में से सभी आरएएस बन जाते हैं। लगभग ये मान के चलो कि 50% जो मार्क्स ले आता है वो आरएएस बन जाता है। तो वो आरएएस बन रहा है तो निश्चित ही क्या है कि हमें एक व्यवस्थित रणनीति के साथ तैयारी करनी है, प्रत्येक पोर्शन को देखना है। और सबसे बड़ी बात जो एक, देखिए हमें ये अनुभव से पता चलता है, जैसे पूनम हमें लगातार बताया इन्होंने कि आप सिलेबस का अध्ययन करें, आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स लें, उनसे आपको प्रकृति पता चलेगी क्वेश्चंस की कि कैसे पढ़ना है। तो इन चीजों पर आप गौर करें और यहीं से आप पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रहता है पढ़ने का पूरा तरीका। और आरएस के अभ्यर्थियों को आप क्या बताना चाहेंगे, अपनी तरफ से कोई भी सुझाव देना चाहें आप तो वो बताएं। मैं इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगी कि आप जैसे कोई भी टॉपिक आप दिन भर पढ़ रहे हो, उसको शाम को आप जरूर ऐसी राइटिंग करें। उस टॉपिक से संबंधित कोई भी आप एक लेख लिख लें या कोई भी बड़ा क्वेश्चन है आप लिखें, जिससे आपको लिखने का अभ्यास होगा। क्योंकि मेंस को हम देखेंगे कि अगर आपको लिखने का अभ्यास है, अगर आप अच्छा लिखते हो तो आप अच्छा स्कोर कर जाओगे। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगी कि मार्केट में है बहुत से प्रकाशन की बुक्स मिलती हैं, अपन एक ही टॉपिक या फिर एक ही सब्जेक्ट की अपन 10 बुक खरीद के ले आते हैं। उनको पढ़ने के बजाय ये अच्छा रहता है कि आप एक ही बुक है उसको 10 बार पढ़ें। मैं ये मानती हूँ कि इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो निश्चय ही आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर बार बार अध्ययन किया जाए एक ही चीज का तो आप अच्छा कर जाओगे। ये देखिए इन्होंने बहुत ही अच्छी रणनीति बताई है। सबसे बड़ा क्वेश्चन आज अभ्यर्थियों के सामने ये रहता है कि जब वो मार्केट में जाता है तो उसे क्या है, बहुत सी संख्या में एक ही सब्जेक्ट की बुक्स देखने को मिलती है, बहुत सी पब्लिकेशन की मिलती हैं। वो यहाँ दिग्भ्रमित हो जाता है, वो सोचता है कि ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, और बहुत सी बुक्स उसके पास इकट्ठी हो जाती है, बहुत सा मैटर हो जाता है। तो वो फिर पजल रहता है कि इसको पढ़ूं या इसको पढ़ूं। तो यहाँ अपने जैसे पूनम हमें बता रही है कि आप एक ही बुक को पढ़िए बजाय 10 बुक पढ़ने की। उस बुक को 10 बार पढ़ दीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, ऐसे राइटिंग कीजिए। ये चीजें आप कीजिए। जब आप ये करेंगे तो निश्चित ही हमसे सफलता दूर नहीं होगी। देखिए अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि आरएस की जो भर्ती प्रक्रिया है ये अक्सर देखने में आता है कि बहुत लंबी हो जाती है, इसमें अभ्यर्थी परेशान हो जाते हैं। तो इस दौरान ये प्रक्रिया लंबी होती है जो किसी भी कारणवश होती है, हम देखते हैं अक्सर। तो इसमें अपने आप को अभ्यर्थी मोटिवेट कैसे रखें? सर मैं बताना चाहूंगी कि सबसे पहले ये भर्ती परीक्षा है, निश्चित रूप से ये लंबी भर्ती परीक्षा है, आरएएस की है। इसमें आपको मोटिवेट खुद को रखना है। इसके लिए आप सबसे पहले तो ये कर सकते हैं कि आप उस पल को सोचिए जब आपने सोचा था कि मुझे आरएएस बनना है, मुझे आरएएस की तैयारी करना है। उस तरफ आपने जिस तरफ कदम बढ़ाए थे आरएएस की तैयारी के लिए, उस पल को आप सोचेंगे तो आप मोटिवेट होंगे। उसके अलावा आप ये कर सकते हैं, आप अपने माता पिता का वो चेहरा याद कीजिए जब आप सफल होंगे, और उनको वो गर्व से भरे हुए उस चेहरे को, उस संतुष्टि के भाव को आप महसूस कीजिए कि आप सफल हो गए हैं और आपके माता पिता के चेहरे पे गर्व महसूस हो रहा है, संतुष्टि हो रही है। इसके अलावा आप
मोटिवेशनल कोई वीडियो देख सकते हैं, मोटिवेशनल स्टोरी है वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप जो सकारात्मक लोग हैं उनके आसपास रहिए। आपके जो दोस्त हैं जो आपसे सकारात्मक बातें करते हैं, आपके साथ जो तैयारी करते हैं, उनके साथ आप रहिए, तो ये आपको मोटिवेट बनाए रखेगा। देखिए, बहुत ही अच्छी बातें पूनम के द्वारा हमें बताई गई कि अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए सबसे पहले तो आपने जब सोचा था, आपने जब एक लक्ष्य बनाया था, जब आपने एक सपना लिया था कि मुझे प्रशासनिक अधिकारी बनना है, तो आप अपने आप के बारे में सोच ले। उसके बाद में आप उन के बारे में सोचिए जिनका योगदान आपको यहां तक पहुंचाने में रहा है, जैसे माता पिता, जिनकी अथक मेहनत रही है, हाथ तोड़ मेहनत रही है आपको यहां तक पहुंचाने के लिए। जब आप आरएएस बनेंगे तो उनकी खुशी का ठिकाना कहां जाकर रुकेगा, ये आप जरूर सोचें। और उनको जो भाव है, उनकी जीवन भर की मेहनत है, वो उनको पल भर में वो भूल जाएंगे इस खुशी में। तो ये आप खुशी देने की उन्हें सोचें। फिर आप डिमोटिवेट होते हैं बाई चांस, तो आप मोटिवेशनल वीडियो देखें, मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ें। ये पूनम हमें बता रही हैं और ये हमें करना चाहिए। एक अगर सफल अभ्यर्थी बनना है तो निश्चित है, अगर हम मोटिवेट नहीं रहेंगे तो हम किसी भी सूरत में अपने आप को लक्ष्य की ओर अग्रसर नहीं कर पाएंगे। मोटिवेट रहना हमारी पहली आवश्यकता है और मोटिवेट रहने के लिए इन तरीकों को आप अपनाएं। पूनम, आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। अंतिम कोई संदेश हमारे अभ्यर्थियों को कोई देना चाहे? अंतिम संदेश के रूप में मैं यही कहना चाहूंगी, जो आरएएस के अभ्यर्थी हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि आप कोई भी चीज आप पढ़ते हैं उनका बार बार अभ्यास कीजिए, आप धैर्य बनाए रखें, तैयारी कीजिए, निरंतरता बनाए रखें और आप खुद मोटिवेट होते रहें। यही एक सफलता की कुंजी है। निश्चित ही ये हम सभी को पता होता है, परंतु इसको फॉलो करना बड़ा मुश्किल होता है। जो सफल लोग होते हैं वो यही बताते हैं, उन्होंने यही किया होता है। इसलिए अगर सफल होना है, पूनम जैसे आपको आईटीएस बनना है, आपको आरएएस बनना है, तो निश्चित ही ये कही गई बातों को अगर आप जीवन में उतारेंगे तो कोई भी कारण नहीं कि आप आरएएस नहीं बन पाए। मैं यही कहूंगा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। निश्चित ही सफलता शोर मचाएगी जब आपका परिणाम आएगा, परंतु मेहनत आप चुपचाप करते जाइए, नियमितता और निरंतरता के साथ करते जाइए। आज के वीडियो में हम यही विराम देंगे, आगे और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ लगातार मिलते रहेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।